आप अपनी जर्नी बताओ। तो इस टॉपिक पे चलने से पहले मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ, मेरी गेट की क्या जर्नी थी, मैंने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया, कैसे पढ़ा, क्या चीजें करी, राइट, वो थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ। राइट, देखो यार, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जैसे एनआईटीज आईआईटीज के अंदर क्या होता है, बच्चे गेट के लिए इतने ज्यादा सीरियस नहीं होते थे। राइट, तो इतने ज्यादा सीरियस गेट के रिगार्डिंग थे नहीं कोई भी। अब जब इतने सारे बच्चे अगर कोई गेट के लिए मतलब कोई भी नहीं होता, क्यों? क्योंकि मेरे टाइम में जो गेट में पीएसयूज नहीं थे, मतलब आज के डेट में आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना, पीएसयूज आ गए हैं, राइट, पीएसयू से डिस्कशन हुआ है, बट मेरे टाइम में पीएसयूज जो थे गेट से कनेक्टेड नहीं थे। अब इसका मतलब ये मत समझना कि सर ये कौन से आप 1857 की क्रांति की बात तो नहीं कर रहे। नहीं, और मेरा जमाना ऐसा नहीं कि मेरे जमाने के पेड़ पौधे सूख चुके हैं, मतलब कुछ टाइम की बात है। 2012 से पीएसयू एसोसिएट हुए थे, 2013 में आने शुरू हो गए थे। उससे पहले पीएसयू कभी भी गेट के थ्रू रिक्रूट नहीं करते थे, सारे पीएसयू अपने अपने एग्जाम लेते थे। और आईआईटीज एनआईटीज के अंदर पीएसयू अपने अपने एग्जाम भी लेते थे, और आईआईटी एनआईटीज के अंदर प्लेसमेंट के लिए भी आते थे। तो इसलिए ज्यादा कोई आईआईटी में कोई मास्टर्स के लिए मतलब कोई गेट के लिए कोई ज्यादा प्रिपेयर नहीं होता था, क्योंकि गेट उस समय सिर्फ मास्टर्स के लिए होता था। अब जब पूरा मास्टर्स के लिए होता था तो अब देखो, जो ऑलरेडी एनआईटी में पढ़ रहा है, आईआईटी में पढ़ रहा है, तो वो फिर आगे फर्दर स्टडीज का ज्यादा नहीं सोचता था, और मैं भी नहीं सोच रहा था। अब मैं कॉलेज के अंदर इतना ज्यादा मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं था, आप लोग मेरे ख्याल से ज्यादा डेडिकेटेड होंगे। मैं कॉलेज के अंदर आप बैक बेंचर बोल सकते हो, हालांकि मैं जब कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में गया था तब मैं बहुत सीरियस था, तब मैं बहुत पढ़ने वाला पढ़ाकू बच्चा हुआ करता था। बट जैसे जैसे मुझे कॉलेज की हवा लगी, राइट, मैंने हिमाचल देखा, मैंने ठंडे ठंडे प्रदेश देखे, बर्फ देखे, तो राइट, तो मैं थोड़ा मोह माया में भी पड़ गया। तो मैं फिर मुझे समझ में आ गया कुछ नहीं रखा हुआ, कितने परसेंटेज बन जाए कुछ नहीं होता, तो मैं नॉर्मल हो गया। उसके बाद मेरी बैक आनी शुरू हुई। जब पहली बार बैक आई तो मेरे को दुख हुआ, फिर जब दूसरी बार बुक मतलब बैक आई तो और दुख हुआ, फिर तीसरी बार जब बैक हुई तो मेरे को नॉर्मल लगने लग गया, क्योंकि फिर मैं यूज टू हो गया बैक्स, तो मेरे को ज़्यादा कोई टेंशन नहीं रहती थी। हाँ रमेश, हाँ बिल्कुल, वहाँ का तो माहौल ही अलग ही रहता था। राइट, कोई है क्या आप में से एनआईटी हमीरपुर से? हाँ नहीं, थर्ड ईयर नहीं निशांत, सो जाते आपको कॉलेज में बैग नहीं बेटा, बैग्स आई थी, मैंने लिया भी सेशन, 16 बैग थी मेरी, 16 बैग्स। तो मैं अब क्या होता था, अब मैं क्या होता था, जैसे कंपनी आती थी प्लेसमेंट के लिए, तो थर्ड ईयर से कंपनी के प्लेसमेंट में आप बैठ सकते थे, तो थर्ड ईयर से कंपनी के प्लेसमेंट में आते थे, पर मेरा रिटर्न निकल जाता था जनरली। बट मेरा जो इंटरव्यू होता था उसमें बैग्स को देखकर मैं बैठ, बहुत सारी कंपनी में तो बैठ ही नहीं पाता था, कुछ में निकल भी जाता था। तो जब इंटरव्यू वाला राउंड होता था तो इंटरव्यू मेरे को आउट कर देते थे, रिजेक्ट कर देते थे जनरली। अब क्या हुआ, दौर आया जब गेट का आया, राइट, गेट का दौर आया, तो सारे दोस्त क्या होते थे मेरे फॉर्म भरने लगे। अब वहां पे कोई भी सीरियस नहीं होता था, प्रिपरेशन सीरियस, थोड़े बहुत जब फॉर्म भरते थे तभी सीरियसली प्रिपरेशन करते थे। तो मेरे सारे दोस्तों ने फॉर्म भरा, मैं भी गया उनके पास। अब मुझे उस समय पता नहीं, क्योंकि मेरे सारे दोस्त खतरनाक थे, मतलब एमटेक टाइप के, मतलब एमटेक बोल रहा हूँ, मतलब मैकेनिकल के इन सब के थे, हट्टे कट्टे लड़के मेरे दोस्त थे। मैंने मैकेनिकल के लिए आपको बताया भी था, जैसे कंपनी आती है ना इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्या बोलती थी, या सीएस के अंदर क्या होता था, वो बोलती थी 70% से ज्यादा होगा तो ही आप बैठ सकते हो। पर मैकेनिकल में ऐसा नहीं होता था, मैकेनिकल में अगर 70% का क्राइटेरिया रख जाए तो कोई बच्चा प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं पाया। तो मैकेनिकल के लिए कंपनी जो आती थी वो ये बोलती थी 2 बैक अलाउ है, 4 बैक अलाउ है, 6 बैक अलाउ है, कितने भी बैक आके बैठ जाओ, राइट, ऐसे करके बोलती थी। और मेरा दोस्त जो थे, मेरे दोस्तों के भी जब मेरे बैक, तो मेरे दोस्त मेरे से भी खतरनाक, उनके और ज्यादा बैक्स, राइट, मैकेनिकल में तो स्पेसिफिकली। तो मेरे सारे दोस्त जब बैक वाले आए वहां पे बैक में बैठने लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब उनमें से किसी का रिटर्न होता ही निकलते नहीं था, तो मेरे सारे दोस्त भी टेंशन में थे, मैं कम से कम रिटर्न निकाल लेता था। पर मेरे मैकेनिकल वाले दोस्त और खतरनाक थे। एक दोस्त का रिटर्न निकल गया, भाई साहब पूरी रात पार्टी चली, उसका जैसे रिटर्न निकला पूरी रात पार्टी करी हमने। सुबह उसका इंटरव्यू था, गए, उठा ही नहीं सुबह इंटरव्यू देने के लिए मैकेनिकल का। हालांकि आज के डेट में वो जर्मनी के अंदर है और मैकेनिकल से अच्छी खासी कंपनी के अंदर प्लेस है, ठीक ठाक है। और उस समय अभी भी कभी कभी बात होती है तो ये डिस्कशन आता है, तेरा निकल गया था यार, तो गया ही नहीं इंटरव्यू देने के लिए, रात में पार्टी चली, उठा ही नहीं, सुबह गया ही नहीं। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। अब मेरी बात थी, अब मैं अभी इतना सीरियस था नहीं, अब मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने अपने दोस्त को बोला, थर्ड ईयर में मैंने सारे दोस्तों ने सब फॉर्म भर रहे हैं, मैं गया उनके पास, क्या कर रहे हो यार? बोला यार ये फॉर्म भर रहे हैं। मैंने कहा किस चीज का फॉर्म है? बोला गेट का फॉर्म है। मैंने कहा इससे क्या होता है? बोला यार इससे बीटेक के बाद अगर एमटेक करना हो ना तो गेट का फॉर्म देना पड़ता है। मैंने कहा कमाल के आदमी हो यार, यहाँ बीटेक नहीं हो रही भाई कि तुम सब एमटेक का प्लान बना रहे हो, मैं टेंशन में आ गया। पर मैंने कहा सारे दोस्त फॉर्म भर रहे हैं, मैंने कहा भाई भी भरेगा फॉर्म, मैंने भी फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भरने के बाद अपने में चुल मचने लग जाती है, फॉर्म भरा है, पैसा लगाया है, तो पैसा निचोड़ भी लेना है। अब उसके बाद हम सीरियसली प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, और फॉर्म भरने में और एग्जाम में 2.5-3 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं रहता था। तो मैंने फिर भी प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। अब मैं जिसके पास भी जाऊँ कोई पढ़ाई नहीं मेरे को, जिसके पास भी जाऊँ सब मेरे को भगा दे, क्योंकि मैं सीरियस तो था नहीं पढ़ने वाला। फिर एक मेरा दोस्त था, फिर भी मेरे को कोशिश करी उसने मेरे को पढ़ाने की, और मैं उससे पढ़ता भी था, राइट, और ठीक ठाक था। अब क्या हुआ, जब सारे एनआईटीज में क्या होते थे, सारे लोग पास तो हो जाते थे, क्लियर कर लेते थे कट ऑफ, बट हमारे सारे दोस्तों ने भी ऑलमोस्ट कट ऑफ क्लियर कर लिए थे। बट जो 2 दोस्त थे, मतलब जो जिसने मुझे पढ़ाया था उसकी सबसे अच्छी रैंक थी और एक मेरी रैंक थी। जिसने मुझे पढ़ाया था उसकी 731-32 के आसपास उसकी रैंक रही होगी, और मेरी रैंक उस समय आई थी ऑल इंडिया रैंक 23, राइट, ऑल इंडिया रैंक 23। तो मैं कॉलेज के अंदर ही भोकाल मेरा सेट हो गया ऑल इंडिया रैंक 23 आते ही, राइट, लाइफ सेट, जहां भी जा रहा हूँ सब इज्जत से बात कर रहे हैं। वही कॉलेज के
फैकल्टी जो मैं नहीं जाता था बोलते थे कोई काम का नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, वही बोलते थे नहीं लड़का होशियार तो था। ये अलग बात है कि आता नहीं था कॉलेज, ध्यान नहीं होता था, सीरियस नहीं था, तो लड़का होशियार था, वही कॉलेज के प्रोफेसर से बोलने लगे। अब बात आती है कि सर ये स्टोरी की आप लेके कैसे आए ऑल इंडिया रैंक 23, उसको थोड़ा समझाता हूँ। गेट का अगर फुल फॉर्म देखोगे ना तो गेट का फुल फॉर्म क्या है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। गेट का फुल फॉर्म क्या है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। यहां पर राइट धन मित्रा, यहां पर टैलेंटेड की बात नहीं, यहां सिंपल सा मैथमेटिक्स है, समझने की कोशिश करना। गेट का फुल फॉर्म कभी भी अगर देख, गेट नॉलेज एग्जाम होता है तो इसका होता है राइट, जो आप गेट बोलते हो ना, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, इसके जगह ग्रेजुएट इन नॉलेज टेस्ट इन इंजीनियरिंग ऐसा होना चाहिए था। यहाँ पे नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आपका एप्टीट्यूड लेवल चेक कर रहे हैं। नो डाउट एप्टीट्यूड डिपेंड्स ऑन द नॉलेज, आपको एक बेसिक नॉलेज तो गेन होना चाहिए। अब इसके लिए क्या होती है, गेट के पेपर को देने का एक बड़ा सिंपल तरीका है। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, मैंने सबसे पहले क्या पहचाना था? पीवाईक्यू को पहचाना था, और मेरा जो दोस्त करता था वो पीवाईक्यू करता था, तो मैंने सबसे पहले क्या किया? पीवाईक्यू लगाया। अब पीवाईक्यू में क्या होता है, सारे बच्चे 4 ऑप्शन देके छोड़ देते कि अच्छा ABCD 4 हो गए, अच्छा इसको मैंने सॉल्व कर दिया, बी ऑप्शन होगा, आगे बढ़ गया। अब मैंने तो शुरुआत ही करी थी, तो मैंने क्या किया, पीवाईक्यू ऐसे नहीं कि बी सोच के बढ़ दिया, जिस टॉपिक का टेस्ट आया है इसका मतलब वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ऐसे करके सारे टॉपिक लिख दिए, जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है ऐसे करके मैंने सारे टॉपिक लिख दिए कि कितने टॉपिक से क्वेश्चन आया। और जब मैंने ऐसे करके देखा था ना, तो टोटल मिला के मेरे को 300 के आसपास टॉपिक मेरे को दिखा कि 300 350 के आसपास टॉपिक था जिस टॉपिक से ही क्वेश्चन बन रहे थे, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन। ऐसे तो ठीक और थोड़े बहुत, बट मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, आप भी अगर सीएस में कभी बैठ के खाली टॉपिक लिखना, अभी तो आपके पास टाइम है, आप टॉपिक लिखोगे तो आप फील करोगे कि 300-400 मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप जाओगे तो 500 टॉपिक दिखेगा, जिससे वैसे भी मैं आपको बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, 300 से ज्यादा टॉपिक होता है, राइट। अब क्या किया मैंने, जो 300 350 के आसपास टॉपिक थे और क्वेश्चन उसी से आए थे, मैंने उस टॉपिक को बहुत बेसिकली कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या चीज है, कौन सा फॉर्मूला, क्या कंसेप्ट है, कैसे करना होता है, वो मेरे को दे दिया गया। और वो हमारे नोट्स सीनियर ने बनाए थे, हमारे कॉलेज में सीनियर किसी ने प्रिपरेशन करी होगी, उसके नोट्स पे नोट्स चलते आ रहे थे, राइट। तो वो सारी चीजें हमारे पास पड़ी थी और मेरा दोस्त मेरे को गाइड भी करा था, मैंने सारी चीजें पढ़ी। इसमें मैंने 3-4 ऐसे सब्जेक्ट थे जिसको मैं बिल्कुल पढ़ के नहीं गया था, और उसमें एक सब्जेक्ट था मैथ्स जिसको मैं पढ़ के नहीं गया था, एक सब्जेक्ट था एप्टीट्यूड जिसको मैं पढ़ के नहीं गया था, एक सब्जेक्ट था नेटवर्क, मैं इसको नहीं पढ़ के गया था, एक आध और सब्जेक्ट था सिग्नल विग्नल जिसको मैं पढ़ के नहीं गया था। तो ये 3-4 सब्जेक्ट थे जिसको मैं पढ़ के नहीं गया था। क्यों? क्योंकि इसके पढ़ने की जरूरत नहीं। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी और बताता हूं मैं। मैथ्स इसलिए नहीं पढ़ के गया क्योंकि मेरे चारों बीटेक के अंदर सब सब्जेक्ट में बैक आई, पर मेरी मैथ्स में कभी बैक नहीं है, राइट। तो मैथ्स में मैं बहुत टैलेंटेड था बचपन से, तो मैथ्स मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। एप्टीट्यूड मेरे को आता था, मेरे को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, राइट। ये चीज करी। अच्छा, यहां पर एक सब्जेक्ट और मैं छोड़ के चला गया था जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। अब तो सिलेबस में नहीं है, पर पहले माइक्रो प्रोसेसर भी सिलेबस में था, मैं माइक्रो प्रोसेसर छोड़ के चला गया। और मैंने 3 महीने बहुत डेडिकेटेड होकर पढ़ा, राइट। अब ये सब्जेक्ट इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे पहले से ही आते थे, मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मैं नहीं भी पढ़ के जाऊंगा मैं क्वेश्चन निपटा दूंगा। क्योंकि पीवाईक्यू को जब भी मैं सॉल्व करता था तो उस क्वेश्चन के लिए मैं ज्यादा एफर्ट नहीं लगाता था, मैं लगा देता था बिना किसी पढ़े, क्योंकि ये सब 11-12 के बेसिक कांसेप्ट से मिक्स है, तो मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं होती थी। एक माइक्रो प्रोसेसर का इंसिडेंट बताता हूं। माइक्रो प्रोसेसर का एक ही क्वेश्चन आया था उस साल और 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। माइक्रो प्रोसेसर का एक ही क्वेश्चन, अरे ये क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का एक ही क्वेश्चन आया था और 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। और 2 नंबर के क्वेश्चन की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। माइक्रो प्रोसेसर में क्या हुआ, मैं सोने जा रहा था, अब चूंकि पढ़ लिया था बहुत ज्यादा, तो मेरे को रात में नींद ही नहीं आती थी। आपके साथ भी होगा, जब एग्जाम दोगे ना, अभी आप कितने भी उछल लो, राइट, कितने भी बोल दो, ऐसा नहीं होता, बट जब आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, तो आपको एग्जाम से एक रात निकालना बड़ा डिफिकल्ट होता है। और ये मेरे साथ ही नहीं, इवन इस साल एक लड़का है जिसका नाम है अनिल, नाम है, मेरी बात हो, अनिल से याद आया, उसको मैंने बोला था आज नहीं, कल बोला था बात करूंगा, कल कॉल भी आया था, मुझसे बात नहीं करना। अनिल जिसका बता रहा हूँ, वो उस बच्चे की 3rd ईयर के अंदर रैंक लगभग 2000 के आसपास आई थी, और इस साल उसकी 250, 300, 400 के आसपास रैंक आई, मुझे एग्जैक्ट रैंक नहीं पता, ऐसी रैंक आई। उसको आईआईटी दिल्ली मिला है, और पीएसयूज में उसने बार्क का दिया था, बार्क में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका एनपीसीएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनपीसीएल के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया। वो पीएसयू को छोड़ रहा है और अपनी मास्टर्स को कंप्लीट करेगा, मास्टर्स करना शुरू करेगा। तो उसी से रिगार्डिंग वो मेरे को कॉल करा था कि सर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरे से पूछ रहा था, और मैं गाइड नहीं कर पाया, मैं उसको अभी क्या कल वापस से उसको कलेक्ट करूंगा। अब क्या माइक्रो प्रोसेसर की स्टोरी क्या, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं ऐसा बैठा हुआ था, पर चूंकि मुझे पता है सुबह पेपर, मेरे को सोना जरूरी, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे को नींद नहीं आ रही। तब तक मेरा एक दोस्त था, मेरा जो रूममेट था वो आया, और वो मेरा रूममेट भी खतरनाक था, मतलब रूममेट तो नहीं था, क्योंकि गेट हम दोनों का साथ में ही जाना था, तो वो उस दिन आ गया था मेरे रूम में। मेरा रूममेट तो अलग स्टोरी, मेरे रूममेट की, मेरा रूममेट धोखेबाज था, उसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ लव मैरिज करी थी, तो उसकी अलग स्टोरी बाद में बताऊंगा कभी, तो उसको छोड़ दो। अब क्या हुआ, मेरे को टेंशन क्या हो गया, मैं सो रहा था, पर वो उस बंदे को भी नींद नहीं आ रही, उसने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रखा था, वो मेरे को बार बार जगाया, सुन एक बात बतानी है तेरे को। मैंने कहा, बोला यार एक क्वेश्चन है जो बहुत खतरनाक क्वेश्चन होता है, पर उसका आंसर एक लाइन में निकल जाता है, बताओ देखो। मैंने कहा नहीं जानना, सो जा। फिर वो आ गया कि नहीं भाई एक क्वेश्चन है यार जिसको पता 2-2 पेज के क्वेश्चन होते हैं, पर आंसर एक लाइन में निकल जाता है, बताओ तेरे को। मैंने कहा यार तू सो जा, बोला तो है मेरे को ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तू टेंशन मत, तू सो जा। वो माना ही नहीं। फिर बोला थोड़ी देर बाद, भाई ये क्वेश्चन है 2-2 पेज का आता है, एक लाइन में आंसर निकल देता है, बताओ तेरे को। अब मेरे को पता था सोने नहीं देगा, इरिटेट कर देगा, क्योंकि उसको भी नींद नहीं आ रही थी, उसको क्या करना है, उसने सोचा कंसेप्ट भी डिस्कस कर लेता हूं। मैंने लाइट वाइट जलाई, मैंने कहा हाँ बता भाई।
मैं जबरदस्ती इसलिए सुन रहा था उसके बाद क्योंकि मुझे पता था कि यार वो सोएगा ही नहीं बिना उस बात के, उसके अंदर रह गई, पेट के अंदर आ गई, जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक वो सोएगा नहीं। उसने मुझे माइक्रो प्रोसेसर का मेमोरी इंटरफेसिंग का क्वेश्चन था, हालांकि लंबा 1.5 पेज का क्वेश्चन होता है और उसका लाइन वाकई एक लाइन में आंसर निकल जाता है। उसने मेरे को समझाया, 15-20 मिनट लगे उसको समझा में, उसने समझा दिया। मैंने कहा हो गया, बोला हाँ। मैंने कहा पक्का हो गया, बोला हाँ। मैंने कहा चल अब सो जा। उसको लात वात मार के मैंने सुलाया और जब मैं सुबह गया था माइक्रो प्रोसेसर का वही मेमोरी इंटरफेसिंग का क्वेश्चन 2 नंबर का सीधा सीधा पेपर में था। मैंने कहा बाकी के क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले इसी को निपटा दो, राइट। और शायद अगर वो मुझे नहीं बताता तो 2 नंबर मेरे छूट जाते हैं, और 2 नंबर छूटने का मतलब होता है मेरी रैंक 100 के आसपास चली जाती, राइट। 100 इवन उससे भी ऊपर चली जाती, राइट। तो ये 2 नंबर जो था उसका श्रेय पूरा उस दोस्त को जाता है जिसने मेरे को माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाया था, अनुज नाम है उसका, राइट। तो उसने मेरी इस 2 नंबर में बहुत हेल्प करी थी। तो कितनी बार ऐसा भी होता है, राइट। राइट, हाँ, उसकी रैंक मेरे ख्याल से 1700-1800 के आसपास आई थी, अनुज, जिससे मेरे को 2 नंबर दिलाए थे। तो ये पूरी की स्टोरी मैंने आपको एक जर्नी थोड़ी सी बताई कि कुछ कुछ लक फैक्टर जो आप मेरे को बोलते हो ना कि लक क्या काम आता है, लक वहां काम आता है, राइट। कि एक छोटी सी चीज आपने पढ़ी और आपको उससे क्वेश्चन बन गया, वो बस उतना ही काम आता है, उससे ज्यादा कोई काम नहीं आता लक, राइट। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या, जो मैंने टॉपिक निकाले, राइट, इतना एफर्ट में लगाने के लिए बच्चों को बोलता हूँ, आजकल बच्चा इतना भी नहीं सुनता, बच्चा बोलता है चुपचाप आप पढ़ाओ सर, राइट। कहता हूँ एक बार पेपर को सबसे पहले जानो, हर एक एग्जाम की अपनी डिमांड होती है, अगर उस एग्जाम के डिमांड को आप समझ गए उस एग्जाम को ऐसे फोड़ दोगे। पर दिक्कत क्या है, बच्चा एग्जाम की डिमांड को समझता नहीं, और बच्चा सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बच्चा ट्रस्ट नहीं करता आज के डेट में, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। एग्जाम की डिमांड को समझता नहीं, ट्रस्ट क्या करता है उसको पता नहीं, तो एग्जाम लाएगा कि फोड़ेगा कि नहीं फोड़ेगा, वो ना अपने ऊपर ट्रस्ट करता है ना सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट करता है, और ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, राइट। और आज की डेट में मैं बोलता हूं, जो बच्चा मेरे को फोन करके बोलता है मेरे 30 ही नंबर आया सर, मैंने मेहनत बहुत करी थी, मेरे को मन करता है उसको थप्पड़ मार दूं, पता है क्यों? क्योंकि अगर उसने पीवाईक्यू भी अच्छे तरीके से लगाया था ना तो 40 to 50 मार्क्स तो वो लेके आएगा। ये सिर्फ पीवाईक्यू खाली लगाना नहीं, एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया हो तो इतना तो लेके आएगा, राइट। तो लाइफ में पीवाईक्यू का, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, पीवाईक्यू एक अलग ही लेवल पे हेल्प करता है आपको प्रिपरेशन के लिए, राइट। इसके अलावा मैं जो क्वेश्चन छोड़ के आया था, जो सब्जेक्ट छोड़ के आया था, उसमें मैंने फुल स्कोर किए। एप्टीट्यूड मेरे 3 नंबर के आसपास कट गए थे अंग्रेजी वाले चीजों में, बाकी के एप्टीट्यूड मैंने फुल किया था। मैथमेटिक्स मेरे फुल आए थे, मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन था डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, वो मेरे से नहीं सॉल्व हो पाया था, बाकी मैथमेटिक्स के अंदर मैंने कर दिया, वो भी किए थे पर गलत अटेम्प्ट हो गए थे। और ये हो गया था, नेटवर्क के जितने क्वेश्चन आए थे वो सॉल्व हो गए थे। सिग्नल के क्वेश्चन आए थे, उसमें 2 क्वेश्चन मैंने नहीं किए थे, बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे मैंने, राइट। तो जो कुछ सब्जेक्ट में नहीं पढ़ के गया था वो इसलिए नहीं पढ़ के गया था क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा इसके क्वेश्चन, मेरे को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। अच्छा, मेरे में एक और खास बात थी जो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, और बच्चों को बोलता हूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का क्या मतलब होता है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मुझे बताना ऐसा आपके साथ होता है क्या, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्वेश्चन नहीं आया तो आपने सीधा आंसर चेक कर लिया। आंसर मेरे 72 का है समीर, आपने आंसर पीछे चेक किए, आंसर पीछे चेक किए, और आंसर चेक करने के बाद आपने देखा अच्छा आंसर देखा, ओ ये आंसर था, अब आपको आ गया अप्रोच, अब आप अगले क्वेश्चन पे चले गए। फिर अगले क्वेश्चन हो सकता है बन गया, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो गया आपसे। तीसरे क्वेश्चन फिर अटक गए, आंसर देखा, अच्छा ये करेंगे ऐसे नहीं, इससे कभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप ही नहीं होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा, आप पहले उसको देखो, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन से जिस दिन तुमने दोस्ती कर ली ना, आधी प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन खुद ही बताता है कि आपको करना क्या उसके अंदर, और सीएस में तो लॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे। अधिकतर परसेंट बच्चे इसलिए सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि क्वेश्चन में वो हड़बड़ा जाते हैं, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। क्वेश्चन की लैंग्वेज को दोस्ती करके आराम से समझो, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज, क्वेश्चन में एक और चीज होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का क्या मतलब है, मैं जूझता था क्वेश्चन से। हो सकता है कि कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन हो और आपको कंप्यूटर नेटवर्क से आप लगाने से नहीं सॉल्व हो रहा हो क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं, बट हो सकता है आप कोई और सब्जेक्ट में कभी कुछ पढ़े हो, उसका अप्रोच लगाकर आप उसको निकाल सकते हो। मैं ऐसे थोड़ा जुगाड़ वाला मेथड भी लगा लेता था, और ऐसे लगाने से मैंने नोटिस किया कि कम से कम 10-12 क्वेश्चन ऐसे आते थे जो डायरेक्ट फॉरवर्ड मुझे नहीं आते थे, बट हाँ मैंने किसी न किसी और कंसेप्ट को यूज करते हुए, एप्टीट्यूड लेवल को यूज करते हुए, राइट, मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्व कर लिया तो मैंने तुक्का पा रहा था, मैंने लिटरली कॉन्फिडेंस था कि ये सही होगा, इस वजह से मैंने उसको लगा लिया। और इसी वजह से मैं आपको बोलता हूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करिए। और जिस समय मैंने पेपर दिया था लगभग 1,60,000-1,70,000 के आसपास बच्चे बैठे थे, तो कंपटीशन का लेवल भी 23 रैंक में, ऐसा नहीं कि सिर्फ 25 लोग बैठे थे और मेरी 23 रैंक आ गई। 1.5-2 लाख के आसपास थे, 170 के आसपास बच्चे बैठे थे, जिसमें से मेरी रैंक आई, मतलब ठीक ठाक रैंक थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, तो ये मैं हमेशा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ, नोट्स देखो दक्ष, पर सॉल्यूशन एकदम से मत देखो, पहले जूझो उस क्वेश्चन से, राइट। ये सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और यही चीज है जो आपको आगे भी लेके जाएगी। बैक टू ओपन आते हैं, और ये जिस दिन तुम सीख गए ना, एग्जाम फोड़ दोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीख गए ना, एग्जाम फोड़ दोगे। ये मैं हमेशा डेवलप करने के लिए बोलता हूं। अपने एप्टीट्यूड आता इतना सा है, उसको यूटिलाइज इतना करना आना चाहिए। हमें क्या आता इतना है, पर यूज हम इतना ही कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत। आए इतना, यूज इतना करें, ये जरूरी है। हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो ये कुछ चीजें मैंने बताई, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो वो मेरे से ही चैलेंज लेके आते हैं। आपके 23 आई थी, इससे अच्छी लेके आऊंगा, और लेके भी आते हैं। एक लड़का था बनी, ऑल इंडिया रैंक 11 लेके आया था, तो वो ऑलरेडी चैलेंज करके गया था, ऑल इंडिया रैंक 11 लेके आया था, राइट। उस समय एमएसक्यू नहीं आते थे, ना ही एनएटी आते थे, सारे एमसीक्यू ही होते थे, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती थी, राइट। और मैं उस एग्जाम को लिए बच्चों को और ज्यादा इसलिए मैं बोल पाता हूँ क्योंकि यार मैंने एग्जाम निकाला तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एग्जाम इतना टफ नहीं है,
वो एग्जाम वाकई ईजी है, उस एग्जाम को आप आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद जब इसरो निकल गए, दूसरे पीएसयू के एग्जाम निकले, तब मुझे पता चला कि यार हर एक एग्जाम निकालने का एक पैटर्न होता है। बच्चे उस पैटर्न को नहीं समझते। आप भी नोटिस करोगे, फ्यूचर में आपने सुना भी होगा, आपके भाई बहन कोई बोलता होगा कि यार पहला एग्जाम निकालना टफ है। जब पहला एग्जाम निकाल दोगे तो लाइन से एग्जाम निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंडरस्टैंडिंग को समझ जाते हैं। एक पैटर्न फॉलो होता है, पैटर्न को समझ गए तुम एग्जाम निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार तंजील, वो मेरे से क्या पूछे, वो तो सब्जेक्ट खुद ही बता देगा आपको कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। राइट। और मुझे इतना विश्वास है कि जो सीरियस होगा ना, मैं इतना सीरियस नहीं था तब इस एग्जाम को फोड़ दिया हूं। तो आप लोग तो यार 6 महीने से, कोई 8 महीने से, कोई 9 महीने से डेडिकेटेड होकर पढ़ रहा है, तो आप लोग तो बहुत एफर्ट लगा रहे हो यार। आप सोचो डिजिटल के अंदर आप पहली क्लास में आए थे, अभी तक बैठे हो तुम, आपको सुन रहे हो। राइट। और मैं तो आज जाके थोड़ी बहुत डिस्कशन भी कर रहा हूं, नहीं तो मैं तो कंसेप्ट पढ़ाता रहता हूं, उसको बैठ के आप खाली सुनते रहते हो। इसका मतलब यार आप फोकस्ड हो, आप सीरियस हो। और जो सीरियस होता है ना, उसका ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम ना निकले यार। ऊपर वाला भी देखता है, तुम मेहनत कर रहे हो ना, ऊपर वाला देखता है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, गेट वेट सब चोरनी भर की चीज है, उसको साइड में रखो। आप जो कर रहे हो ना यहाँ पे बैठ के, आप मेहनत करना सीख रहे हो। बात समझ आ रहे हो, डेली 2 घंटे क्लास लगा रहे हो, पता चला अंकित सर की क्लास चल रही है, पता चला किसी और की भी चल रही है, बाबा सर की क्लास चल रही है, और उस पूरे क्लास को बैठ के देख रहे हो, कॉलेज भी अटेंड कर रहे हो, मैनेज भी कर रहे हो, गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है, खाना भी खिला रहे हो, इतने सारे काम कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो। और जब एफर्ट लगाना सीख जाता है ना, जब आदमी मेहनत करना सीख जाता है ना, तो मुझे नहीं पता गेट फोड़ेगा कि नहीं फोड़ेगा, पर मुझे पता है कि वो जिंदगी में सक्सेसफुल जरूर होगा। उसको जिंदगी नहीं हरा सकती, ये मुझे पता है। और जीने के लिए जिंदगी से जीतना जरूरी है यार, सफल होने के लिए जिंदगी से जीतना जरूरी है। मैं जब इसरो का एग्जाम मैं आपको बताता हूँ, मेरी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान थी। जब मैं इसरो छोड़ रहा था ना, बहुत से लोगों का ड्रीम होता है यार साइंटिस्ट बनना, और जब मैं इसको छोड़ रहा था ना, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं, मेरे इवन मम्मी पापा ही बोल रहे थे पागल हो गया लड़का, क्यों छोड़ रहा है इसरो, बहुत बड़ी चीज है ये, इनको कदर ही नहीं होती, आसानी से मिल जाती तो। राइट। और मुझे था या तो उनकी बात सुनूं, इवन मम्मी पापा की, पड़ोसियों की, सबकी बात सुनूं, या फिर मैं क्विट कर दूं। मैंने अपने दिल की सुनी, और मेरी उम्र भी उस टाइम कमी थी, तो मुझे लगा ये निकालना होगा, फिर से निकाल दूंगा एग्जाम, कौन सी बड़ी बात होगी। मैंने उसको क्विट कर दिया और मैं टीचिंग के अंदर आ गया। आज इतने सालों बाद जब मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ कि कैसा लगा डिसीजन, तो वो कहते तेरा चॉइस है, तू खुश है? मैं बोलता बहुत खुश हूँ, वो भी खुश है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राइट। आज मैं जब देखो ना, अभी कितने टाइम हो गए, 9 से 11 बजे क्लास है, एक अभी भी थोड़ी देर क्लास थी। राइट। 2 घंटे की आपकी क्लास चली, एक और क्लास चली, मॉर्निंग में क्लास चली, इतनी सारी क्लास के बाद भी मैं खुश रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता ही नहीं काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वो काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे मजा आता है। तो मजा आता है तो खेल क्या ना यार, क्या दिक्कत है? वही मैं आपको समझाता हूँ। राइट। अपने दिल की सुनो। राइट। बहुत ही बढ़िया। आयुषी, जब मैं उस टाइम पढ़ता था यार, मैं ऐसे घंटे का हिसाब नहीं लगाता था कि कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, बट हाँ मेरा कुछ टारगेट होता था कि जैसे मुझे, जैसे मान लीजिए 2.5 महीने का टाइम है, 2.5 महीने के टाइम में मुझे मान लीजिए 10 सब्जेक्ट निपटाने, राइट, या 8 सब्जेक्ट निपटाने, तो मेरा ये टारगेट फिक्स होता था, इतने दिन के अंदर मुझे सब्जेक्ट कंप्लीट करना ही किसी भी तरीके से। अब वो 10 घंटे में हो रहे, 12 घंटे में हो रहे, 15 घंटे में हो रहे। अच्छा ये बता दूं, ये 2.5 घंटे की प्रिपरेशन में ऐसा नहीं कि जुझारू होकर मैंने 2.5 घंटे किए। मेरी तो गर्लफ्रेंड भी थी भाई, फोन पर ही बात करता था, कभी कभी बाहर खाना खाने भी जाते थे। राइट। हाँ। और इसी के साथ साथ मैं जैसे मूवी भी देखने का मन करता था, मैं कभी कभार बीच में फ्रस्ट्रेट हो जाता, मैं मूवी भी देख लेता था। राइट। पिक्चर देखने का मन कर दिया, पिक्चर देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो ये चीज मैं आपको बताता हूँ हमेशा, और ये ये मैं आपको हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने याद करो, मैंने पहली क्लास में क्या बोला था कि अपने आप से प्रॉमिस करो लाइव अटेंड करो। मैंने पहली क्लास में बोला था ना, लाइव अटेंड करो। मैं इसलिए बोला था क्योंकि मुझे पता था, मैं सिर्फ आपको ये देखना चाह रहा था, मेहनत करना करते हो, डिटरमाइंड रहते को नहीं करते, जो अपने आप से सोचते हो वो आधा पूरा करते को नहीं करते हो। बस मेरा कहने का पर्चर ये था। इसका मतलब नहीं जो रिकॉर्ड नहीं देख रहे वो गेट नहीं फोड़ सकते, वो भी फोड़ सकते। राइट। बट जो वादा कर रहे हो और वो चीज निभा रहे हो, इसका मतलब है कि तुम डिटरमाइंड हो, इसका मतलब है तुम हार्ड वर्किंग हो, इसका मतलब वो तुम डेडिकेटेड हो। और जो बच्चा ऐसा होता है ना यार, वो गेट वेट कुछ नहीं, वो कोई ना कोई तगड़ी चीज कर ही लेगा अपनी जिंदगी में। इसलिए मैं हमेशा फोकस करके बोलता हूँ। राइट। चलिए। राइट। अरे नहीं यार आयुषी, ऐसा नहीं है बेटा, नहीं अभिषेक, सब सब्जेक्ट का पैरेलल ही करते रहना, सब्जेक्ट खत्म, सब्जेक्ट के साथ साथ ही पीवाईक्यू लगाते रहना आपको। बिल्कुल। अब बात करते हैं अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, वापस से शिफ्ट रजिस्टर।